Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Crazy Scholar 1। आज की वीडियो में हम बात करने जाएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव बोल दो या फिर एम्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हम अपने प्रीएम्बल के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रीएम्बल के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हम प्रीएम्बल के 4 इंग्रेडिएंट्स को डिटेल में पढ़ रहे थे, उनमें से हमने 2 कंप्लीट कर लिए हैं। पहला था सोर्स ऑफ अथॉरिटी या पावर, दूसरा था हमारा नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो ये दोनों हमने कर लिए हैं। तीसरा था हमारा इंग्रेडिएंट दैट इज ऑब्जेक्टिव या एम्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑब्जेक्टिव या एम हम स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला टॉपिक जब हम पढ़ते हैं वो आता है जस्टिस। जैसे कि हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव कितने हैं, 4 ऑब्जेक्टिव हम पढ़ते हैं। जस्टिस पढ़ते हैं हम, लिबर्टी पढ़ते हैं हम, इक्वालिटी पढ़ते हैं और फ्रेटर्निटी। ये चारों हम ऑब्जेक्टिव या एम बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पहला आता है जस्टिस। जस्टिस के नाम पर हम 3 जस्टिस पढ़ते हैं, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये तीनों जस्टिस देने की बात कौन करता है? हमारा प्रीएम्बल कहता है कि सोशल जस्टिस भी होना चाहिए लोगों के पास, इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए और पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए। सोशल जस्टिस यानी कि किसी भी प्रकार से सोशली किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक पैसे के अकॉर्डिंगली डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस पॉलिटिकली कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें वोटिंग राइट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। चाहे कितना भी अमीर इंसान हो, चाहे कितना भी गरीब इंसान हो, सबके पास एक ही वोट है। सब एक ही बार वोट कर सकते हैं। मुकेश अंबानी के पास भी वो एक वोट कर सकता है किसी भी पार्टी को, मैं भी किसी पार्टी को सिर्फ एक ही वोट कर सकती हूँ। दैट इज पॉलिटिकल राइट या पॉलिटिकल जस्टिस। ये जो तीनों जस्टिस हैं, सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल जस्टिस है, ये हमने लिए हैं रशियन रिवॉल्यूशन से। रशियन रिवॉल्यूशन से हमने सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस लिया है रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 से, राइट। सेकंड आता है दैट इज लिबर्टी। लिबर्टी में हम पढ़ते हैं लिबर्टी किस चीज़ की होनी चाहिए? फेथ की होनी चाहिए। फेथ, बिलीफ, वर्शिप, थॉट, एक्सप्रेशन, इन सब की क्या होनी चाहिए? हमें लिबर्टी होनी चाहिए। पहले के ज़माने में क्या होता था? मोनार्की थी, मोनार्की राजाशाही। सारी पावर किसके हाथ में थी? किंग। मतलब एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हम बोलें कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन था? सुप्रीम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन था? तो वो किंग या क्वीन ही होते थे एंशिएंट टाइम में। और ये इतने डोमिनेंट हो थे उस समय कि ये जो सिटीजन्स हैं, पब्लिक है, जनता है, उसको कुछ समझते ही नहीं थे। उनके लिए ये कुछ भी नहीं थे। इतने डोमिनेंट हो गई ये मोनार्की कि उन्होंने इंडिविजुअल को वैल्यू देना ही बंद कर दिया था। और फिर लास्ट में आया, इन सबसे परेशान होकर आया फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और हर चीज़ को देखने का नज़रिया, सब कुछ बदल गया। एवरीथिंग वॉज चेंज। इसमें क्या किया? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मानवों की अधिकार की बात की गई। उसके लिए पहली बार कोई डिक्लेरेशन आया, तो वो कब आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 से आया। इसमें 3 चीज़ों की बात कही। पहली थी लिबर्टी,
सेकेंड वन इज इक्वालिटी एंड थर्ड इज फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों चीजों की बात किसमें की गई? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। दीज वर द टैगलाइन, इसको हम टैगलाइन बोल सकते हैं, टैगलाइन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था उसकी टैगलाइन भी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी थी। सो हम इसको, लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी को हम लूज इंग्लिश में बोल देते हैं, लिबर्टी इज फ्रीडम। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, हम लिबर्टी समझ लेते हैं, बट एक्चुअली में लिबर्टी फ्रीडम का सिनोनियम हो सकता है, बट एक्चुअली में ये लिबर्टी का मतलब कंप्लीट फ्रीडम नहीं होता। लिबर्टी एक रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है, मतलब थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है इसमें। रेस्ट्रिक्शन इन द सेंस कि लॉ जो है हमारा, कानून जो है वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगा देता है लिबर्टी पर। इसको हम बोल सकते हैं उतनी फ्रीडम जिसे लॉ अलाउ करे, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम फ्रेटर्निटी बोलेंगे। यानी कि ये 100% फ्रीडम नहीं है, 100% फ्रीडम नहीं है। 100% फ्रीडम का मतलब ये हो जाएगा कि कल को हम यहाँ पर रास्ते में जा रहे थे और कोई आया और हमें मार के चला गया, कोई दूसरा व्यक्ति आया वो मार के चला गया, इसकी मर्जी थी, ये फ्रीडम हो जाती है। अगर हम कंप्लीट सेंस में देखें फ्रीडम का मतलब, तो दिस इज द फ्रीडम कि उसको फ्रीडम है, उसके पास कोई भी लॉ नहीं लग रहा, उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग रहे और उसने मार दिया और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, दिस इज फ्रीडम। लिबर्टी क्या होता है? अगर वो ऐसे किसी इंसान को मार भी देता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन किसके थ्रू लिया जाएगा? लॉ के थ्रू लिया जाएगा। लॉ ही एक्शन देने का तरीका है, राइट। तो अब उस व्यक्ति के अंदर भी डर है कि वो कुछ भी एक्शन लेगा ना, किसी को मारेगा भी तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ये डर किसका है? लॉ का। कोई गलत काम करने से बच गया तो वो लॉ ने बचा लिया उसको। तो फ्रीडम तो है कि वो इस सड़क पर टहल सकता है, इसके पास भी फ्रीडम है, ये इस सड़क पर टहल सकता है, लेकिन किसी को मार नहीं सकते, दोनों किसी को मार नहीं सकते, दैट इज लिबर्टी। कि लॉ ने जितनी फ्रीडम अलाउड की है उतनी ही आपको दी जाएगी, दैट इज लिबर्टी। लिबर्टी इज द फंक्शन ऑफ लॉ, राइट। ये क्या है? एक फंक्शन है। लॉ लिमिट्स द फ्रीडम। लॉ क्या करता है? लिमिट करता है फ्रीडम को, और जब लॉ लिमिट करता है फ्रीडम को देन लिबर्टी आती है, देन लिबर्टी केम। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर कोई भी लॉ नहीं होगा ना, तो कोई भी लॉ नहीं रहेगा तो कोई लिबर्टी भी नहीं होगी। इसको हम एक तरीके से याद कर सकते हैं, दैट हम लिख सकते हैं एल 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 एंड एल। पहले एल का मतलब है लिबर्टी। लिबर्टी किस चीज से आती है? लिबर्टी आती है लॉ से, और लॉ से लिबर्टी आती है मतलब लिमिटेड फ्रीडम आती है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड फ्रीडम होता है। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं लिबरलिज्म। लिबरलिज्म, राइट। और ये जो टर्म है लिबरलिज्म, वो दिया किसने था? वो दिया था जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने ये टर्मोलॉजी दी थी। जब भी हम लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, whenever we talk about liberty, तो हमारे मन में दो विचार आते हैं, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम एंड सेकेंड वन इज फ्रीडम टू। ये जो फ्रीडम फ्रॉम वाली लिबर्टी है इसको हम नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं, और ये जो फ्रीडम टू वाली लिबर्टी है इसको हम बोलते हैं
पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर मैं पीएम बनती हूँ, कंट्री की पीएम बन जाती हूँ, मान लीजिए ऐसा मैं कंट्री की पीएम बन गई, मेरा मन कर रहा है कि मैं सभी लोगों के फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको ख़त्म कर दूँ, राइट, मैं फंडामेंटल राइट को ख़त्म कर दूँ। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर सकती हूँ? नहीं, नहीं है ये पॉसिबल। मेरा मन कर रहा है कि एक व्यक्ति है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा देखने में, शक्ल इसकी अच्छी नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं उसको अरेस्ट करवा दूँ विदाउट, उसने कोई क्राइम नहीं किया, उसके बिना उसको मैं अरेस्ट करवा दूँ? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि डोंट डू आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डोंट टेक फ्रीडम। आर्बिट्रेरी मतलब होता है मन मर्जी, आप मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो अपनी से। डोंट इंटरफेयर, किसी के मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। जो डोंट वाले शब्द है ना, ये आते हैं नेगेटिव में, डोंट वाले शब्द आते हैं नेगेटिव में। पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है? फ्रीडम टू डू समथिंग, फ्रीडम टू डू समथिंग, कुछ करने की आज़ादी जो होती है वो, उसको हम पॉजिटिव लिबर्टी में रहते हैं। जैसे कि जब आपके पास ये पॉजिटिव लिबर्टी रहेगी ना, तो आप अपने आप को फुल्ली डेवलप कर पाओगे, आपके पास ये आज़ादी रहेगी कि आप अपने आप को फुल्ली डेवलप कर पाओ, ये एबिलिटी रहेगी, ये पावर रहेगी कि आप अपने पोटेंशियल का फुल्ली यूज़ कर पाओ, उसको पोटेंशियल को फुल्ली डेवलप कर पाओ। और इसके लिए स्टेट को तुम्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, तुम्हें रिसोर्सेज देने पड़ेंगे ताकि तुम अपने पोटेंशियल को डेवलप कर पाओ, अपने आप को अच्छी तरीके से डेवलप कर पाओ। स्टेट का ये फंक्शन है कि वो उसे ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसे रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। तो हम इसको एक चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक तरफ नेगेटिव लिबर्टी, एक तरफ हम लिख सकते हैं पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। तो नेगेटिव लिबर्टी क्या कहती है? नो इंटरफेरेंस, इंटरफेयर नहीं चाहिए नेगेटिव लिबर्टी में, राइट। जबकि पॉजिटिव लिबर्टी में हमें रियल एबिलिटी मिलती है टू एक्ट, कैसे एक्ट करना है उसकी एबिलिटी मिलती है। नेगेटिव लिबर्टी में हम ये देखते हैं कि आपको कौन सी चीज़ है जो स्टॉप कर रही है, व्हाट इज स्टॉपिंग यू, हम नेगेटिव लिबर्टी में देखते हैं। जबकि पॉजिटिव लिबर्टी में हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हेल्प कर रही है, आपको डेवलप करने में आपकी हेल्प कर रही है। हम नेगेटिव लिबर्टी में बोलते हैं कि जो स्टेट है उसको दूर रहना चाहिए, जबकि हम पॉजिटिव लिबर्टी में बोलते हैं कि स्टेट को पीपल्स की हेल्प करनी चाहिए टू अचीव द फ्रीडम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। नेक्स्ट टर्मोलॉजी आती है इक्वलिटी, नेक्स्ट टर्मोलॉजी आती है इक्वलिटी। इक्वलिटी इक्वलिटी क्या होता है? समानता। बट इंडिया इस इक्वलिटी से ज्यादा बिलीव करती है इक्विटी में, राइट। इंडिया एक एब्सोल्यूट इक्वलिटी में बिलीव नहीं करती है, एब्सोल्यूट इक्वलिटी में बिलीव ना कर इंडिया बिलीव करती है प्रोपोर्शनल इक्वलिटी में, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी में बिलीव करती है, जिसी को हम इक्विटी बोलते हैं। देखो इसका एग्जांपल, जैसे कि ये एक बेस लाइन है, दैट इज बेस लाइन, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ए खड़ा है, यहाँ पर बी खड़ा है,
यहाँ पर सी खड़ा है और डी यहाँ पर है, ए बी सी और डी। अब यहाँ से रेस चालू करनी है, ठीक है। सबको टाइम दिया जा रहा है, 20 मिनट में आपको रेस ख़त्म करनी है। तो क्या ये एक फेयर रेस होगी जहाँ पर डी को इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस और कवर करना पड़ेगा बेस लाइन तक ही पहुँचने में, जब तक वो इससे ए बी और सी वो पहले ही बहुत आगे पहुँच चुके होंगे। तो ये क्या इक्वलिटी होगी? दिस इज़ नॉट इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या कहती है कि इस डी को भी पहले यहाँ पहुँचने दिया जाए, ए भी हेल्प करेगा, बी भी हेल्प करेगा और सी भी हेल्प करेगा कि वो डी पहले इस बेस लाइन पर पहुँच जाए। जब ये बेस लाइन पर पहुँच जाएगा, दैट इज़ द इक्विटी। यही क्या होगी? इक्विटी होगी, जिसको हम प्रोपोर्शनल इक्वलिटी बोलते हैं। जब डी बेस लाइन पर पहुँच जाएगा ना, तब सब इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से आप सबको 20 मिनट देंगे, दैट इज़ ओके। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोर्शनल इक्वलिटी। जो हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो रिजर्वेशन भी क्या है? एक इक्वलिटी का ही हिस्सा है। रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? ताकि इक्वलिटी आ पाए इंडिया में। रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए सबको, राइट? लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, इसलिए इक्वलिटी दी जाती है। इक्वलिटी को हम अगर डेफिनेशन बोलेंगे ना, तो इक्वलिटी इज द एब्सेंस ऑफ स्पेशल privileges to the any section of the society। हम कोई भी प्रिविलेज नहीं दे रहे हैं। प्रिविलेज इन द सेंस कोई भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं किसी के लिए। जैसे कि मैंने अभी बेस लाइन का एग्जाम्पल दिया था, सब ए बी सी डी सब इक्वल पे आ जाएंगे। और प्रिविलेज होता है जब सी को मैं और आगे पहुंचा दूं, मैं सी को यहाँ पहुंचा दूं और फिर तुमसे कहूँ ए बी और डी से अब तुम रेस लगाओ, वो तो यहीं से लगाएगा, दैट इज प्रिविलेज। तो ये इक्वलिटी नहीं है कि हम सी को ऊपर ले जाएं, दैट इज नॉट इक्वलिटी, दिस इज द प्रिविलेज। तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी। एक सही मात्रा में अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज इक्वलिटी। एक बात याद रखना कि लिबर्टी अगर है आपके पास, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इक्वलिटी की ज़रूरत नहीं है या आपको फ्रेटर्निटी की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपके पास फ्रेटर्निटी है, इक्वलिटी और लिबर्टी की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये तीनों चीज़ है ना, एक दूसरे से लिंक है और इसको हम बोलते हैं गोल्डन ट्रिनिटी। इसको हम बोलते हैं गोल्डन ट्रिनिटी। इसका मतलब क्या है? किसी भी एक के बिना, लिबर्टी के बिना इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी कोलैप्स हो सकते हैं। इक्वलिटी के बिना लिबर्टी और फ्रेटर्निटी रहेंगे तो ये भी कोलैप्स हो जाएंगे। विदाउट एनीवन द रेस्ट कोलैप्स। ठीक है, इसका मतलब गोल्डन ट्रिनिटी का मतलब यही है। नेक्स्ट वर्ड आता है फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेटर्निटी। जब हमने कल बात की थी तो स्टेट की जब हम बात कर रहे थे तो हमने बोला था स्टेट है ना, सेम आइडिया सेम आइडियोलॉजी होती है स्टेट में। सेम आइडिया, सेम विजन, सेम स्पिरिट, शेयर्ड हिस्ट्री होती है। सब चीज़ जब सेम होती है तब जाके एक स्टेट बनती है। और एक स्टेट में फ्रेटर्निटी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, दैट इज फ्रेटर्निटी। और इसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है बाय सिंगल सिटीजनशिप। सबको, हम सब भारतीय हैं, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। इससे ये पता चलता है कि हमारे अंदर भी फ्रेटर्निटी है। फॉर एग्जांपल जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक वाला, तो हम सबको बुरा लगा था। पहलगाम अटैक में जितने भी लोग शहीद हुए थे, मारे गए थे, तो उन सबके लिए हमें बुरा लगता है। कोई भी वॉर हो जाती है तो हमारे जो सैनिक सोल्जर्स होते हैं वो शहीद होते हैं तो हमें बुरा लगता है उसके लिए, दैट इज़ फ्रेटर्निटी।
हमें बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हम सब ब्रदरहुड से बंधे हुए हैं, हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। दैट इज़ द ब्रदरहुड, और ये एक नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम एक दूसरे के बारे में फील करते हैं, हमें नहीं पता, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, जो शहीद हो रहे हैं शायद उनको भी नहीं जानते, लेकिन वी फील वेरी बैड फॉर देम। हमें एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग आती है, हमें एक सिस्टर ब्रदर वाली फीलिंग आती है, राइट? दैट इज फ्रैटर्निटी। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पास आर्टिकल 17 है, 18 है, 23 है। इन सब से हमें क्या पता चलता है? इन सब से हमें यही पता चलता है कि देयर इज अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, इन द इंडिया। देयर इज अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड इन इंडिया। ठीक है, सो हमने ये चारों पढ़ लिए हैं, अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो जस्टिस पढ़ लिया है हमने, राइट? हमने इक्वलिटी पढ़ ली, हमने लिबर्टी पढ़ ली, हमने फ्रैटर्निटी पढ़ ली है और फ्रैटर्निटी पढ़ ली है। ये चारों चीज़ें हमने अच्छे से कवर कर ली है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेरुवारी केस। इसके बारे में पढ़ेंगे, बेरुवारी केस 1960। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल पूछूं कि जैसे मेरा नाम है हर्षिता, राइट? और मेरा नेम चेंज करके कोई दूसरा XYZ कोई भी नेम रख लिया जाए, तो क्या मुझे फ़र्क पड़ेगा मेरे चरित्र पर, मेरे कैरेक्टर पर, या फिर मेरी एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इज़ माई नेम इज़ अ पार्ट ऑफ मी और नॉट? इस चीज़ का एक जवाब देने के लिए ये केस हुआ था, बेरुबारी केस। यानी कि दिस क्वेश्चन केम अप फॉर द कंसिडरेशन इन द बेरुबारी केस ऑफ 1960। इससे पहले समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज एनक्लेव। एनक्लेव्स क्या होते हैं? एनक्लेव्स वो एरियाज होते हैं, हमारे कुछ एरिया जो कि अदर कंट्रीज के पास होते हैं, और दूसरी कंट्रीज के वो एरिया जो हमारे पास है, उनको हम एनक्लेव्स बोलते हैं। इसको समझने के लिए हमें बाउंड्री कमीशन के पास जाना पड़ेगा। बाउंड्री कमीशन दैट इज रेडक्लिफ कमीशन, राइट? जब रेडक्लिफ इंडिया भारत में रेडक्लिफ लाइन खींच कर गया, तो उसने क्या किया? शिमला में बैठा हुआ था, शिमला में बैठकर इसने एक मैप लिया, मैप पे क्या खींच दी? लाइन खींच दी। ये बांग्लादेश, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान, उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान बांट दिया इसने, इधर वेस्ट पाकिस्तान बांट दिया। तो होश तो था नहीं इसे, कुछ भी पता था नहीं, सर्वे इसने लिया नहीं था, तो इसने वैसे ही बैठ के लाइन खींच दी। इसलिए हम रेडक्लिफ रेखा को अध्यारोपित रेखा बोलते हैं, सुपर इम्पोज लाइन, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती रियल में, सिर्फ मैप पर खींची गई थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? एक एरिया था बेरुबारी, बेरुबारी का एक एरिया था, एक थाना था, मतलब थाना नंबर 12, थाना नंबर 12 ऑफ न्यू जलपाईगुड़ी रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसको हम बेरुबारी नाम से जानते थे। ये गलती से किसके पास चला गया? हमारे पास आ गया। जाना किसके पास था? इसको बनना था हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान का, बट बन किसका हिस्सा गया? ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा बन गया।
तो इसको लेकर 1950 से ही पाकिस्तान डिमांड करने लग गया। 1950 से ही पाकिस्तान डिमांड करने लग गया कि हमें अपना बेरुबारी रीजन है वो वापस दे दो, बेरुबारी रीजन वापस दो, हमें अपना रीजन वापस चाहिए। तो 1958 में क्या होता है, 1958 में उस समय पे पीएम थे इंडिया के नेहरू जी। नेहरू जी जाते हैं और पाकिस्तान का पीएम था उस समय नून, उससे मिलते हैं और ये बोलते हैं कि ठीक है, हम ये जो बेरुबारी हिस्सा है जो हमारे पास आ गया उसको हम वापस कर देंगे। बोल आते हैं पीएम साहब कि हम उसको हिस्से को वापस कर देंगे। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट से क्या होता है, दो क्वेश्चन उठता है। एक तो उठता है लीगल क्वेश्चन, पहले जो क्वेश्चन उठता है वो तो लीगल क्वेश्चन था। इसके अलावा पॉलिटिकल बैकलेश भी होता है। क्या होता है, पॉलिटिकल बैकलेश, मतलब कि जो बेरुबारी के लोग थे ना, वो चाहते ही नहीं थे कि वो पाकिस्तान के साथ मिलें। वो चाहते थे कि वो इंडिया का ही हिस्सा बने रहें, वेस्ट बंगाल का हिस्सा बने रहें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेटर्स लिखना स्टार्ट किया। उन्होंने लेटर्स लिखना स्टार्ट किया टू द देन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद सर को लेटर लिखना स्टार्ट किया कि उन्हें हिस्सा नहीं बनना है ईस्ट पाकिस्तान का, उन्हें इंडिया में ही रहना है। पहला क्वेश्चन तो यही था, पॉलिटिकल बैकलिश था। और लीगल क्वेश्चन क्या था, क्या किसी भी पीएम के पास ये राइट है कि वो इंडिया के किसी भी हिस्से को, किसी भी कंट्री को, XYZ जो भी कोई कंट्री है उसको दे सकता है, क्या ये राइट है? क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं आर्टिकल 1 को, तो हम आर्टिकल 1 में ये पढ़ते हैं इंडिया दैट इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स पढ़ते हैं। तो इंडिया का कोई भी स्टेट जो है, जैसे गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, असम है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, या फिर कोई सा भी स्टेट इंडिया के, यूटीज़ वगैरह, ये इंडिया से अलग नहीं हो सकते। इनको ये पावर नहीं दी गई है कि ये इंडिया से अलग हो पाए। तो यही क्वेश्चन उठता है कि अगर इन स्टेट्स के पास पावर नहीं है कि वो खुद अलग हो सकते हैं, तो पीएम के पास क्या ये पावर है कि वो इंडिया के किसी भी हिस्से को किसी को दे सकता है या नहीं दे सकता? तो ये दो क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने इन सब के लेटर को देखा और उन्होंने क्या किया, अपने आर्टिकल का यूज़ किया, आर्टिकल 143, दैट इज प्रेसिडेंट रेफरेंस। प्रेसिडेंट रेफरेंस का यूज़ किया, आर्टिकल 143 का यूज़ किया। उसमें उससे क्या होता था, एक प्रेसिडेंट के ये पावर दी जाती थी, वो किसी भी क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकता है, क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पहुंचाया, क्या नेहरू जी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एक रीजन को किसी भी ऑर्डिनरी लॉ से देगी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, या फिर एक ऑर्डिनरी लॉ बनवाकर हम अपने बेरुबारी वाले रीजन को पाकिस्तानियों को दे सकते हैं। तो केस होता है बेरुबारी यूनियन वर्सेस अननोन। इसको अननोन नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये राजेंद्र प्रसाद जी ने आर्टिकल 143 के तहत किया था। कोई इसमें इंसान वगैरह नहीं थे। 14 मार्च 1960 को बेरुबारी केस होता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कहते हैं कि किसी भी रीजन को देने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सो इसके लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1960 में, और जो फर्स्ट शेड्यूल है
उसको अमेंड किया जाता है अंडर आर्टिकल 368। सुप्रीम कोर्ट ये क्लैरिफाई करता है इस केस में कि जो प्रियम्बल है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके की नोट है, यानी कि उनके माइंड में क्या चल रहा था इसके बारे में हम प्रियम्बल से जान सकते हैं। फ्रेमर्स किस माइंड सेट से प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, ये कौन बताता है? ये हमारा प्रियम्बल बताता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। और उन्होंने तीसरा पॉइंट बोला कि इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। ये कोई पावर का सोर्स नहीं है जो कि गवर्नमेंट को इससे पावर मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 पॉइंट्स बोले थे सुप्रीम कोर्ट ने। कितने पॉइंट बोले थे? 3 पॉइंट बोले थे। पहला बोला था कि प्रियम्बल में फ्रेमर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने किस सोच से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसके बारे में पता चलता है प्रियम्बल से। दूसरा, प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तीसरा, ये कोई सोर्स नहीं है पावर का। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लिख रहा है, इसको दोबारा चैलेंज किया जाता है। इट वॉज अगेन चैलेंज इन द केशवानंद भारती केस होता है 1973 में, और इसको अगेन चैलेंज किया जाता है। देन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन बदलते हैं और ये बोलते हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं है। और इसको रिपीट दोबारा से ये इसी बात को बोलते हैं LIC ऑफ इंडिया केस 1995। सो तीनों केस याद रखने हैं। सबसे पहले बेरूबारी केस होता है जिसमें बोलते हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। 2 केसेस में बोलते हैं, एक तो केशवानंद भारती केस 1973 और दूसरा है LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में। ये बोलते हैं कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 में केशवानंद भारती केस होता है, बोलते हैं प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो देन हम पढ़ते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से प्रियम्बल को अमेंड किया जाता है, राइट। प्रियम्बल को अमेंड किया जाता है जिसमें हम 3 वर्ड्स जोड़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया है। अब तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, केशवानंद भारती केस के 3 साल बाद। प्रियम्बल चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं, उसको अमेंड भी कर सकते हैं। जब केशवानंद भारती केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन इसलिए बदला था क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को देखा था। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात पहले ही उठ चुकी थी कि क्या प्रियम्बल एक हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है। तो उस समय आंसर आया था यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रियम्बल डू स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज एक्चुअली दिस मोशन द कोर्ट relied upon in the केशवानंद भारती केस। और इससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर लिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी जस्ट वांटेड टू चेक कि क्या हम इसमें अमेंड करते हैं तो कैसा लगता है, तो इंदिरा गांधी ने इसको बाद में 3 साल बाद अमेंड कर दिया था। केशवानंद भारती केस में ये तो कहा गया कि ये एक प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तो है, लेकिन एक बात ये भी कही गई कि आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ सोर्स ऑफ लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, प्रियम्बल एक नॉन जस्टिसिएबल है। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एनफोर्स
बाय द कोर्ट। ठीक है, हम कोर्ट जो है प्रियम्बल को डायरेक्टली एनफोर्स नहीं कर सकता, इट इज नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बना था, राइट। जैसे कि मैंने पहले बताया था, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके बाद हमने प्रियम्बल बनाया था, इसलिए बाद में बना था। आईडी कार्ड बोला जाता है, आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और आईडी कार्ड उसी का बनता है जो पहले पैदा होगा, तभी आईडी कार्ड बनेगा। आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला है नानी पालकीवाला ने। नानी पालकीवाला एज यू नो बहुत बड़े जज थे, जज नहीं, लॉयर थे, एडवोकेट लॉयर थे। इन्होंने केशवानंद भारती केस लड़ा था। इन्होंने बोला था कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के.एम. मुंशी ने बोला कि ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। ठीक है, ये सिर्फ याद करना है। इसको की नोट बोला, की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला, अर्नेस्ट बार्कर ने इसको की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला। ज्वेल सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इसको ज्वेल सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इस बात की कौन गवाही देता है, ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इस बात की गवाही 2 केस देते हैं, दोनों याद रखना। दैट इज केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस प्लस LIC ऑफ इंडिया केस। ये दोनों केस कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है, इसको अमेंडेड किया जा सकता है, और अब तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, और उसमें 3 वर्ड जोड़े थे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे प्रीएम्बल की बात, जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने सारी पढ़ ली है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियोज़ में हम प्रीएम्बल से रिलेटेड और भी बातें करेंगे। सो थैंक यू सो मच।